3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और नव पाषाण काल। है ना। इसका जो समय है वो 2 लाख BC से 4000 BC तक पाषाण काल का। अब देखिए इसमें एक शब्द है, तीनों में एक कॉमन शब्द लगा हुआ है, क्या? पाषाण। और हम लोग पढ़ भी रहे हैं क्या? पाषाण का। पाषाण का मतलब हुआ पत्थर, स्टोन, है ना। तो हम लोगों ने कहानियों में सुना है कि किसी जमाने में हमारे पास पूरे क्लास को डरा देगी। हम लोगों ने सुना है कि हमारे पास पूंछ हुआ करता था और हम क्या थे? आदि मानव थे। अच्छा, बायोलॉजी में एक टर्म आता है कि जिराफ के गर्दन पहले छोटी होती थी, सांप के पैर होते थे। ऐसा सुना है? एक बायोलॉजी का टर्म है कि अगर आप अपने शरीर के अंगों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा। कुंभ के मेला में जाओगे ना तो बहुत सारे साधु ऐसे मिलेंगे। मैं एक बार गया तो मैं देखा कि एक साधु था जो 12 वर्षों से ऐसे हाथ करके खड़ा, वो हाथ नीचे करता ही नहीं। तो उसका हाथ तो शरीर से लगा है लेकिन वो सूख गया है, वो निर्जीव हो गया है, क्योंकि उसका इस्तेमाल नहीं किया। तो अगर सांप ने पैर नहीं इस्तेमाल किया तो उसके पैर गायब हो गए। हमने पूंछ इस्तेमाल करना छोड़ दिया तो पूंछ गायब हो गया। और ये एक दिन में नहीं होता है, हजारों साल लगते हैं इस प्रक्रिया में। तो इसलिए तुम लोग थोड़ा बहुत दिमाग का इस्तेमाल, नहीं तो किसी दिन गायब हो गया तो क्या करोगे? है ना। तो हम पूरा पाषाण काल में, अब तीनों काल को समझिए, तीनों काल को समझिए। व्हाइट कहां है? तो लाल है। अच्छा, पूरा पाषाण काल में हम लोगों को समझना है कि ये क्या था। पूरा पाषाण काल में समझिए कि हम जानवर हैं, जंगलों में रहते हैं। एकदम कॉन्सेप्ट को समझिएगा, फैक्ट अपने आप याद हो जाएगा। जंगलों में रहते हैं और जंगलों में कैसा जीवन जीते हैं? तो हम लोग इस काल में शिकारी, जिसको आखेटक कहते हैं, शिकारी जीवन जीते हैं और खाद्य संग्रह करते हैं। मतलब हम लोग इस काल में क्या हैं? शिकारी हैं। शिकारी, आखेटक भी उसी को कहते हैं जो खाना चुराते हैं। मतलब हम लोगों ने जंगल में क्या किया कि एक बड़ा सा पत्थर लिया, पेड़ पर चढ़ गए और ऊपर से जानवर के ऊपर गिरा दिया, दब के मर गया। या छुप के जानवर का शिकार कर लिए, या फिर कोई जानवर शिकार किया तो उसके शिकार को चुरा लिया। ये सब काम करते थे हम किस काल में? पूरा पाषाण काल में। हम उत्पादन नहीं करते थे, सिर्फ दूसरे के बनाए हुए यानी प्रकृति पे निर्भर थे। किस पर निर्भर थे? प्रकृति पर। और जंगलों में रहते हैं
तो जंगलों में तो बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं, झाड़ियां हैं, छुपने के लिए जगह है। लेकिन अगर किसी कारण से जंगल में आग लग गई, बाहर आ गया, तो जंगल में आग लग गई तो कहां भागेंगे? जंगल से बाहर भागेंगे। तो आप जंगल से बाहर भागे। जंगल से जब बाहर भागे तो आप कहां आ गए? मैदानी इलाके में। तो मैदानी इलाके में आए तो मैदानी इलाके का जो माहौल है वो जंगल से बिल्कुल अलग है। क्यों अलग है? मैदानी इलाके में छोटे छोटे घास होते हैं, घने घास होते हैं, जिसमें आप झुक के चलेंगे तो दूर तक देख पाएंगे। घने घास में झुककर चलेंगे, देख पाएंगे? जब देख नहीं पाएंगे तो शिकार कैसे करेंगे? और शिकार, जंगल में जीवन जीने का दो तरीका है, शिकार करना और शिकार होने से बचना। तो ना शिकार कर पाएंगे ना शिकार होने से बच पाए। तो सबसे पहले क्या आवश्यकता पड़ेगी? सीधा खड़ा होने की। सबसे पहले आवश्यकता क्या पड़ेगी? तो तुम लोगों ने बायोलॉजी की किताब में देखा होगा कि 7 पिक्चरें दिखाई जाती हैं। झुका हुआ, थोड़ा उठा फिर सीधा। देखा है? तो वो जो फोटो दिखाया जाता है, इसी प्रक्रिया को दिखाया जाता है कि किस प्रकार से मनुष्य एक एक स्टेप धीरे धीरे खड़ा हो गया, और खड़ा होकर जब सीधा खड़ा हो गया तो उसको हम लोग कहते हैं ऑस्ट्रेलोपैथिकस। क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलोपैथिकस। ऑस्ट्रेलोपैथिकस का मतलब हुआ, तुमसे प्रश्न पूछेगा, आधुनिक मानव का पूर्वज किसे कहते हैं? क्या प्रश्न पूछेगा? हाँ, आधुनिक मानव का पूर्वज किसे कहते हैं? तो किसे कहेंगे? ऑस्ट्रेलोपैथिकस को। बोलो। हाँ, ये वो स्टेज है जब मनुष्य एकदम सीधा खड़ा हो गया, उसके जबड़े की हड्डी सीधी हो गई, रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई, तब वो उसको कहते हैं ऑस्ट्रेलोपैथिकस। और ये किस काल की बात है? ठीक। तो हमने आपसे कहा कि मनुष्य अब सीधा खड़ा हो गया। चलो मान लीजिए कि मैदानी इलाके में हम लोग हैं। इमेजिन करो दिमाग में कि हम लोग मैदानी इलाके में हैं और मैदानी इलाके में हम लोग सीधा खड़ा हो गए। अब दूर तक देख पा रहे हैं, लेकिन फिर भी शिकार कैसे करेंगे? मान लीजिए कि ठीक है, तो हम लोग अब सीधा खड़ा हो गए, लेकिन शिकार कैसे करेंगे? मैदानी इलाके में बड़े पत्थर को उठा के फेंकेंगे कैसे? इतना ताकत तो है नहीं, और ना ही हमारे जबड़े और पंजे शेर जितने मजबूत हैं कि शिकार कर पाए। तो हम क्या करेंगे? दिमाग लगाएंगे और छोटे छोटे हथियार बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इसीलिए अंग्रेजी में मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथिक एज भी कहा जाता है। माइक्रोलिथिक एज, है ना, जिसमें हम क्या क्या बनाएंगे? छोटे छोटे हथियार। छोटे छोटे हथियार बनाए, ठीक, जो दूर से फेंक के मारे जा सके। यहां तक समझ में आया? अब क्या करेंगे? अब हमने शिकार भी करना शुरू कर दिया। फिर हमने क्या किया कि कुछ अनाज उगे हुए थे, उसको हमने लेके खाया। मजा आया, अच्छा लगा। अच्छा लगा ना, तो और हम कोशिश करेंगे कि और खाएं। तो हमको लगा कि यार ये जो मैदानी इलाका है, ये जो अनाज उगा है, इसको तो हम भी उगा सकते हैं। हम भी उगा सकते हैं, ये ख्याल दिमाग में आया।
तो हमने उगाना शुरू कर दिया। हमने क्या किया? उगाना शुरू कर दिया, मतलब कृषि करना प्रारंभ कर दिया। कृषि प्रारंभ कर दिया तो हमने उगा लिया। लेकिन खेत में अनाज उगाने के लिए आप अपने बलबूते नहीं उगा सकते, आपको किसकी सहायता चाहिए? जानवरों की सहायता चाहिए। तो हमने क्या किया कि जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया। पालतू बनाना शुरू किया और इसी क्रम में हमने पहला पशु कुत्ता को पालतू बनाया, फिर धीरे धीरे और भी जानवरों को पालतू बनाया। कश्मीर में एक जगह है बुर्जहोम, जहां से मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण मिला। तो हमने कुत्ते को पालना शुरू कर दिया, फिर बड़े जानवरों को पालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पालतू जानवर बनाने लगे, अनाज उगाने लगे। लेकिन अनाज भी उग गया, कुत्ता जानवर भी पालतू हो गया, अनाज बनाएंगे कैसे? पत्ते में तो अनाज बनेगा नहीं। मान लीजिए कि चावल बनाना है, तो उसके लिए तो क्या चाहिए? बर्तन। क्या चाहिए? बर्तन, मिट्टी के बर्तन। तो मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए हमने आविष्कार कर दिया पहिया का। चाक देखे है ना, कुम्हार वाला चाक जो होता है। तो पहिए का आविष्कार टमटम के लिए नहीं हुआ था, किसके लिए हुआ था? मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए। तो हमने पहिए का भी आविष्कार कर दिया। ठीक, अब हम खोजने लगे कि सबसे उपजाऊ जमीन कहां है। तो हम खोजने लगे कि भाई सबसे उपजाऊ जमीन कहां है। तो हमको धीरे धीरे पता चला कि सबसे उपजाऊ जमीन तो नदियों के किनारे होता है। तो हम चले गए कहां? नदियों के किनारे। अब नदियों के किनारे मनुष्य के जीवन जीने के लिए पर्याप्त संसाधन रहता है। जैसे साफ पानी कहां होगा? नदियों में। नदियों के किनारे छोटे छोटे जंगल होते हैं, तो लकड़ी की भी व्यवस्था है। उपजाऊ जमीन है, मछली पालन है, मछली का वो शिकार करते थे। ये सब कहां मिलेगा? नदियों के किनारे। तो हम लोग सब लोग चले गए नदियों के किनारे। अब वहां जाकर खेती करने लगे। जब नदियों के किनारे खेती करने लगे तो हमको समझ में आया, यार खेती करना अकेले बस का नहीं है, इसके लिए समूह चाहिए। क्या चाहिए? समूह चाहिए। ये कल के दुकान वाला है क्या? कल सॉरी, हम लोगों को क्या चाहिए? समूह चाहिए। तो समूह चाहिए मतलब ग्रुप चाहिए। और ग्रुप चाहिए तो हम चल क्या करेंगे कि नदियों के किनारे हम सब लोग मिलके अब छोटी छोटी छोटा छोटा झोपड़ी बनाएंगे और झोपड़ी बनाकर अपना अपना रहना शुरू करेंगे। थोड़ा थोड़ा झोपड़ी बना के रहना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे किसका निर्माण हो जाएगा? गांव का। किसका निर्माण होगा? ऐसे ही ना होता है, ग्रुप में रहने लगे, धीरे धीरे गांव का निर्माण हो गया। गांव का जब निर्माण हो गया तो गांव से क्या क्या विकसित होता है? गांव से क्या क्या विकसित होता है? ये सब विकसित होता है कि नहीं? समाज विकसित होता है, भाषा विकसित होती है, रहन सहन विकसित होता है, लेन देन की प्रक्रिया विकसित होती है। वस्तु विनिमय बताया था ना कि नौ पाषाण काल में मैंने धान उगाया, इसने गेहूं उगाया, तो मैंने कहा कि लो एक टोकरी धान ले लो, एक कटोरी हमको गेहूं दे दो। उसको क्या कहेंगे? वस्तु विनिमय प्रणाली। ये सब किस काल में विकसित हुआ? नवपाषाण। मतलब इसी का डेवलप रूप हो गया, इसी का डेवलप रूप। ठीक है, तो फिर गांव
जब गांव का निर्माण हो गया, ये क्या है, गांव का निर्माण हुआ तो मान लो गांव से जब गांव विकसित करता है तो क्या बनता है, नहीं, उसके बाद बनता है कस्बा। क्या बनता है, तो कस्बा, और कस्बा विकसित करता है तो नगर। कस्बा हो गया ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, और नगर हो गया हड़प्पा सभ्यता। तो प्रश्न पूछता है, एक बार यूपीएससी में प्रश्न पूछा ये, नगरीकरण की प्रक्रिया कहां प्रारंभ हुई, कब प्रारंभ हुई, तो कब प्रारंभ हुई है, इसी गांव से विकसित हुआ है ना नगर, तो प्रक्रिया कहां से शुरू हुई, गांव से। समझ में आया। पहली धातु जिसकी खोज हमने किया था क्या, तांबा, लेकिन उसमें भी पाषाण के साथ उपयोग कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ताम्र पाषाण का। अब समझ में आया। अच्छा, तो ये भी वैसे ही है, ताम्र पाषाण काल, समझ में आ गया। तो अब देखिए, मैंने कहा एक कहानी है आग की। मैंने कहा कि जंगल में आग लगी तो हम कहां चले गए, मैदानी इलाके में। तो आग का प्रमाण किस काल से मिला है, ठीक, लेकिन आग पर नियंत्रण कब हुआ, यानी कि अनाज पकाने के लिए आग पर ही पकाएंगे ना, तो आग पर नियंत्रण किस काल में हुआ, ये दोनों क्वेश्चन पहले पूछा गया है। ये कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में रहेगा तो फैक्ट अपने आप याद रहेगा। तो ध्यान से देखो, पूरा पाषाण काल का जो समय है वो है 2 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक, ठीक। मध्य पाषाण काल का जो समय है वो 12,000 से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक, और नव पाषाण काल का समय है 10,000 से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक, 10,000 से लेकर 4,000 ईसा पूर्व। समझ में आया। तो आपसे प्रश्न पूछेगा, कैसा प्रश्न पूछेगा, पूछेगा कि ये बताइए कि छोटे छोटे हथियारों को मनुष्य ने कब विकसित किया था, मध्य पाषाण। मनुष्य ने कृषि करना कब प्रारंभ किया, मध्य पाषाण काल। मनुष्य ने पहली बार पालतू पशु कब बनाया, किसे बनाया, और इसका प्रमाण कहां से मिला है, कश्मीर के बुर्ज होम से। ये देखिए, सॉरी, बुर्ज होम, और ये कहां है, जम्मू एंड कश्मीर में। कश्मीर के बुर्ज होम से क्या मिला है, मनुष्य के साथ कुत्ते को, हाँ, दफनाने का प्रमाण कहां से मिला है, बुर्ज होम से। समझ में आया। पूछेगा कि पहिए का आविष्कार कब हुआ, मध्य पाषाण काल में। किस लिए हुआ, बर्तन बनाने के लिए। तो बस एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिए कि जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ते चली गई, हमने परिवर्तन करते चले गए, है ना। ठीक है, इसको लिखना है, लिखोगे।
हाँ, क्या? आड़े वाला? क्या आग वाला? अच्छा, फिर से समझाएं। मान लो कि जंगल में आग लगी। आग तो कई कारण से लगता है। पत्थर के टकराने से, पेड़ के टकराने से आग लग गया। तो आग का प्रमाण किस काल में मिलेगा? जब से मनुष्य का जीवन है तब से मिलेगा। और जीवन कब से है? पूरा पाषाण काल से। तो आग किस काल में मिला? पूरा पाषाण। मध्य पाषाण काल में आग पर नियंत्रण करोगे। नियंत्रण का मतलब, चावल बनाना है, रोटी बनाना है तो किस पे बनाएंगे? अभी तुम क्या करते हो? आग पर नियंत्रण पा लेते हो। जंगल सफारी पिक्चर देखा है? मोगली की कहानी है? मोगली कहानी देखे हो ना? वो कहां की कहानी है मालूम? वो रियल स्टोरी है। द जंगल बुक। जंगल बुक एक किताब है जो लिखा गया है। किस पे लिखा गया है तो ये भी जान लीजिए। मध्य प्रदेश में एक नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क है जिसका नाम है पेंच। इसी को कहते हैं मोगली लैंड। पेंच नेशनल पार्क है कहां पर? मध्य प्रदेश में सतपुरा रेंज पर। उसी को कहते हैं द मोगली लैंड। वहीं पर मोगली की स्टोरी को एक अंग्रेज ने देखा था पहली बार। उस पर किताब लिखा, द जंगल बुक। ये नेशनल पार्क काफी फेमस नेशनल पार्क है। मैं यहां दसों बार जा चुका हूं, इसीलिए मुझे ज्यादा अनुभव है। अभी अभी यहां पर एक टाइगरेस की मौत हुई है। एक टाइगरेस समझते हैं ना, फीमेल टाइगर। उसका नाम था कॉलर वाली। कॉलर वाली, क्या नाम था उसका? उसका नाम इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि वो दुनिया में सबसे अधिक बच्चे पैदा करने वाली टाइगरेस है। कौन? कॉलर वाली। ठीक। उसको वहां के स्थानीय लोग, वहां के लोकल लोग उसको माता राम कहते हैं। माता राम। अभी कुछ 1-1.5 साल पहले उसकी मृत्यु हुई। जब मृत्यु हुई तो हम भी वहीं पे थे, तो हम भी गए थे देखने। बहुत फेमस है वो। थी, अब नहीं है। तो सबसे अधिक टाइगर जन्म देने वाला का रिकॉर्ड किसका है? कॉलर वाली का। वो इसी लैंड में है। और इस पेंच नेशनल पार्क में ब्लैक टाइगर भी पाए जाते हैं। समझ गए? तो उस पिक्चर में क्या दिखाया गया कि जानवर आग से डरते हैं, दिखाया गया है ना। आग पर नियंत्रण पाना, पहली बार आग पर नियंत्रण कौन लोग पाए? मनुष्यों ने। हम जैसे चाहते हैं वैसे आग, लाइटर दबाए आग निकल गया, सिगरेट जला लिए, माचिस से आग लगा दिए। कितना नियंत्रण है हमारा। तो नियंत्रण कब से शुरू हुआ? मध्य पाषाण काल से। अब समझ में आया? नहीं आया? देखिए, जहां तक आप पढ़े हैं, कहां तक आप पढ़े हैं? क्या? हाँ, तो वही हम कह रहे हैं कि कहां तक जानकारी है। पहले बात को समझिए। हमने आपको क्या बताया? आग का प्रयोग। अब यह सवाल आपसे पूछा गया होगा, जिस किताब में आपने पढ़ा है वो किताब का नाम क्या है? हैं? घटना चक्र। कौन लिखता है? देखिए, फंस गए ना। आप भी लिख सकते हैं। जहां तक आपकी जानकारी है वहां तक आप भी किताब लिख सकते हैं। आजकल तो मार्केट में 10 लोग मिलते हैं। बीपीएससी का जो इस बार परीक्षा हुआ उसमें कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो विवादित हैं? अलग अलग किताबों में आप लोग क्वेश्चन देखे हैं ना? आपने देखा क्वेश्चन? आपके हिसाब से, आपकी जानकारी के हिसाब से कितने क्वेश्चन विवादित हैं? 40 क्वेश्चन। क्यों विवादित है? इतिहास के कितने क्वेश्चन विवादित हैं?
5-7 क्वेश्चन क्यों विवादित है? तो जवाब तो दे दिया आपने। हाँ, आजकल क्या है कि कोई भी राइटर बन जाता है, समझ रहे हैं बात को? आप भी बन सकते हैं, आप भी अपना किताब मार्केट में उतार सकते हैं। ऑथेंटिक क्या है? मैंने आपको जब पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया कि इस काल में आग लगने से मनुष्य इस काल में गया होगा, हो सकता है कि आग पर कोई जानवर जल गया होगा, मनुष्य तो सर्वाहारी प्राणी है, तो मान लो कि हिरन जल गया, हिरन जल के मर गया, तो जल गया तो रोस्टेड हो गया ना। कैसे रोस्टेड चिकन खाते हो, फिर उठा के खाए तो मजा आया, मजा आया होगा कि नहीं? तो हो सकता है कि ये किसी कॉन्सेप्ट के आधार पर आप अपने दिमाग से लिख दीजिए कि मनुष्य ने आग का प्रयोग करना कब सीखा। और हम क्या बताए आपको कि आग का प्रमाण किस काल में मिला है? पूरा पासा। आग पर नियंत्रण करना कब सीखे? हम तो ये दो ही कॉन्सेप्ट बताए आपको, समझ गए? तो किताबों की जानकारी बाबू देखिए, आप एक किताब पढ़े होंगे, 2 किताब पढ़े होंगे, आप जितना किताब पढ़े हैं उससे 10 गुना ज्यादा तो हम लिख चुके हैं। हाँ। हम्म। हम्म। विवादित क्वेश्चन होता है वो सही किसको मानता होगा? एनसीईआरटी को है? बिल्कुल, एनसीईआरटी में मिसप्रिंट बाबू अलग चीज है। मिसप्रिंट हो गया या टाइपिंग एरर हो गया, टाइप करने में कुछ एरर हो गया, वो तो गलती है। लेकिन इस तरह के कॉन्सेप्ट किताबों में लिखना, लूसेंट लिखना, आजकल दुकान पे चले जाओ तो इतिहास की 200 पुस्तकें मिल जाएंगी, लेकिन वो किताब की ऑथेंटिसिटी क्या है? आप हिस्ट्री की बात करेंगे तो हिस्ट्री में प्राचीन भारत के इतिहास को एनसीईआरटी में कौन लिखा है? रामशरण शर्मा जी। कौन लिखे हैं? हाँ, उनका अलग से भी किताब आता है प्राचीन भारत का इतिहास, जो एनसीईआरटी का क्रक्स है, सार है। आपको मेंस में अब एनसीईआरटी है नहीं, सॉरी मेंस में एंशिएंट हिस्ट्री है नहीं, अब मेंस में क्या पढ़ना है? सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री। इसीलिए आपको नहीं पढ़ना। अब मॉडर्न हिस्ट्री कौन लिखा है? तो बिपिन चंद्र। कौन लिखे हैं? बिपिन चंद्र। उन्होंने एनसीईआरटी की भी किताब लिखी है और उनकी अलग से भी किताब आता है आधुनिक भारत का इतिहास, उसको पढ़िए। अगर आपको जानकारी चाहिए तो रामशरण शर्मा को पढ़िए, बिपिन चंद्र को पढ़िए। इन लोगों की पुस्तकों को आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, घटना चक्र को कर सकते हैं, कोर्ट में ले जाइएगा कि देखिए सर इसमें लिखा है, जज मरबो करेगा। ये कौन किताब लेके आए हो? बीपीएससी मानेगी? नहीं मानेगी, कोई किताब नहीं मानेगी। स्पेक्ट्रम भी तुम भी लिख सकते हो, ये सब लोकल पब्लिकेशंस हैं, है ना? अच्छे पब्लिकेशन और अच्छे राइटर आपको कोर्ट में या विवादित क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक ही है, वो है एनसीईआरटी। क्योंकि भारत में 28 राज्य हैं। चलिए, संविधान के हिसाब से जितनी भी शक्तियां हैं वो 3 भागों में बटी हुई है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो शिक्षा किसका भाग है? समवर्ती सूची का। किसका भाग है? हाँ, जैसे तुम्हारे स्कूल का मास्टर होगा तो उसको तनख्वाह कौन देगा? राज्य सरकार देगी ना। केंद्र सरकार क्यों देगी? राज्य सरकार देती है। तो स्कूल में तुमने पढ़ा होगा बिहार बोर्ड, बिहार बोर्ड का किताब पढ़े हो? तो बिहार बोर्ड की जो किताबें हैं वो उसका आधार क्या है? एनसीईआरटी। उसका आधार क्या है? एनसीईआरटी, जो केंद्र सरकार जारी करती है। नहीं समझे? तुम्हारे प्राइवेट स्कूल से लेकर सरकारी स्कूल तक जितने भी पब्लिकेशन आपको दिखेंगे, जितने भी किताबें दिखेंगी,
वो किस पर आधारित होंगी, ये नियम है। तो आप इसको एनसीईआरटी को आधार बनाकर लोक सेवा आयोग में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, जहां आपको मन करे वहां इसको चुनौती दे सकते हैं। आप समझ में आ गया? और कोई क्वेश्चन है आपके मन में? तो याद रखिए दो प्रश्न। पहला कि अब बीपीएससी में एक प्रश्न पूछा इस बार, सुनिए ध्यान से। बीपीएससी में एक प्रश्न पूछा कि इनमें से कौन सा जानवर हड़प्पा सभ्यता से 2016 या 17 के यूपीएससी के एग्जाम में, ये तो बीपीएससी है, हम यूपीएससी की बात कर रहे हैं, 17 या 16 के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा था, आप गूगल पे देख सकते होंगे, आप घर जाकर देखिएगा, कि हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़ा पालते थे कि नहीं। ये क्वेश्चन कोर्ट में गया, विवादित हो गया, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़ा नहीं पालते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़ा के बारे में जानते थे, लेकिन पालते थे कौन? वैदिक सभ्यता के लोग। तो ऐसे क्वेश्चन तो हिस्ट्री का हर क्वेश्चन विवादित है, क्योंकि हमारे पास जानकारी का साधन क्या है? सिर्फ खोदने से जो चीजें मिली हैं वही। हड्डी मिल गया तो हमको लगा घोड़ा है। अच्छा, इतिहासकारों ने लिखा है, तुम लोगों को मैंने कल भी लिखाया था, कि कुबर वाला सांड की पूजा होती है, लेकिन यह भी तो लिखाया है कि गाय का प्रमाण। तो बिना गाय के सांड कहां से आया? हो गया ना विवादित क्वेश्चन। अब तुमसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा जानवर नहीं मिला है, तो तुम कहोगे कि, दिमाग लगाओगे कि सर कुबर वाला सांड तो था, तो गाय भी होनी चाहिए। ये किताब में क्या लिखा है? क्यों लिखा है ऐसी बात? क्योंकि 3% खुदाई हुई है और उसमें अभी तक गाय का एविडेंस। तो इतिहासकार क्या लिखते हैं? गाय नहीं थी। ये कौन लिखता है? तुच्छ इतिहासकार, जो सड़क छाप इतिहासकार है। लेकिन असल मायने में सांड कहां से आएगा? आसमान से टपकेगा? गाय से ही सांड जन्म लेता है, बैल जन्म लेता है। तो इस पर विवाद कर सकते हैं कि नहीं आप? ये हो गया विवादित क्वेश्चन। और इतिहास, ये तो प्राचीन भारत है। जब आधुनिक भारत में आप जाते हैं तो आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा 1857 की। आपको जानकारी के लिए हम बताएं कि 1857 की क्रांति का भी कोई प्रमाण हमारे पास उपलब्ध, अंग्रेजों ने सारे प्रमाण, लेकिन पढ़ते तो हम सब हैं कि मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को कलकत्ता के बैरकपुर छावनी में विद्रोह किया, जो 34वीं बंगाल इन्फेंट्री रेजिमेंट के सिपाही थे, जिनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। पढ़ते हैं लक्ष्मीबाई, नाना साहब, लियाकत अली, बेगम हजरत महल, खान बहादुर खान, सबके बारे में पढ़ते हैं हम। बिना एविडेंस के कैसे पढ़ते हैं? तो कही सुनी बातों से हमने एक कहानी बना लिया। कही सुनी बातों से हमने क्या बना लिया? वैसे ही एक विवादित चीज और है, हजारों चीजें हैं, मैं उदाहरण बता रहा हूं। आप पढ़ते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में यूनान से मेगास्थनीज आया था, सुना है? जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखा। नहीं, इंडिका नामक पुस्तक ओरिजिनली है ही नहीं, वो तो जल गया था। उसको जिसने पढ़ा था उसने बाद में लिखा। समझ रहे हैं? वैसा ही एक टॉपिक, संजय लीला भंसाली ने एक पिक्चर बनाया पद्मावत। पहले उसका नाम रखे थे पद्मावती। बहुत मार खाए राजस्थान में, करनी सेना वाले बहुत मारे संजय लीला भंसाली को। फिर उन्होंने नाम बदल के क्या किया? ये कहानी है अलाउद्दीन खिलजी के समय की। किसके समय की?
और जिसने इस पुस्तक को लिखा है उसका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। और मलिक मोहम्मद जायसी किसके समय में थे? तो अकबर के समय में थे, लगभग 200-250 साल बाद। तो किसी कहानी को तुम 200 साल बाद लिखोगे। आज कोई कहानी हुई, उस जमाने में, आजकल तो इंटरनेट है, सब कुछ ऑनलाइन है, उस जमाने की बात कर रहे हैं कि कोई कहानी 200 साल पहले हुई, उसको 200 साल बाद तुम लिख रहे हो, तो सही लिखोगे? सही से लिख पाओगे? तो विवादित हो गया ना। तो इतिहास की 90% चीजें क्या है? विवादित है। इसलिए अलग अलग किताबों में अलग अलग चीजें मिलती है। और मैं तुम लोगों को ज्यादातर समझा के कॉन्सेप्ट क्लियर करके इसलिए बता रहा हूं ताकि अगर आजकल हर क्वेश्चन देख रहे हो, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? तो देखना, आज बीपीएससी का पेपर उठा के देखिए, इस बार का, पिछली बार का भी देखिए। एक तो लेवल उठाते जा रहा है, अगली बार हो सकता है कि इससे भी, और उसमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के देखिए, फैक्ट के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी पूछा गया है। फैक्ट के साथ साथ, अगर आपके पास पेपर होगा तो किसी दिन ले आइएगा, तो हम आपको बताएंगे कि किस किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्लास में समझा देंगे। समझ गए? तो उसमें ये जो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, ये आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है। अगर फैक्ट याद नहीं भी आया तो दिमाग से लगा सकते हैं कि आग पर मनुष्य ने नियंत्रण कब पाया होगा? जब अनाज पकाया होगा, तभी ना पाया होगा। तो वो किस काल में होगा? ठीक है, चलिए, यहां तक समझ में आ गया। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता। अब एक सवाल आता है कि ये प्रारंभ कैसे हुआ? प्रारंभ कैसे हुआ, इसको ध्यान से समझिए। हमने कहा कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कब हुआ था? बताया था 2350 से। तो मान लीजिए कि 1750 के आसपास हड़प्पा सभ्यता का पतन प्रारंभ हुआ। ठीक, तो ये हड़प्पा सभ्यता का ये आकार था, है ना? इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता था। तो अगर इसका पतन होगा तो मान लीजिए कि महामारी आई होगी, अकाल पड़ गया होगा, कुछ भी हो सकता है। तो यहां के सब लोग तो मरे नहीं होंगे ना। कुछ लोग चले गए कहां? दक्षिण। कहां चले गए? थोड़े बहुत लोग पूर्व की तरफ गए, थोड़े बहुत लोग पूर्व की तरफ गए, और कुछ लोग यहीं रह गए। कुछ लोग, ऐसे ही होता है, अकाल पड़ता है तो कुछ लोग जैसे तैसे वहीं रह गए। ये कहानी है, जब मैं आपको वो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं जो जिससे पता चलेगा कि जो हम लोगों के गोरे गोरे चेहरे होते हैं, इस गोरेपन का राज फेयर एंड लवली नहीं है, है ना?
इस गोरेपन का राज क्या है, कहां छिपा है, वो कॉन्सेप्ट समझिए। कुछ लोग चले गए दक्षिण, कुछ लोग पूर्व, कुछ लोग यहीं रह गए। इसी समय आर्य नाम की एक जनजाति, आर्य नाम की एक जनजाति भारत आती है। मतलब कहां से आती है? तो बहुत सारे इतिहास, किसी ने कहा कि एल्पस पर्वत के थे, किसी ने कहा यूरोप के थे, किसी ने कहा कि अफ्रीका के थे, लेकिन मान्यता है हाँ मध्य एशिया के थे। कहां के थे? मध्य एशिया के थे। और मध्य एशिया से अगर कोई भारत आता है तो वो कौन सा रास्ता अपनाएगा? वो कौन सा रास्ता अपनाएगा? भारत के पीछे यहां पर पाकिस्तान, यहां पर अफगानिस्तान, यहां पर ईरान, है ना? इसी को कहेंगे क्या? मध्य एशिया। तो इधर से भारत में अगर कोई आएगा इस रास्ते से, यही एक रास्ता है, इधर पानी, इधर पानी, इधर पहाड़, इधर पहाड़, आने का यही रास्ता है। जितने भी लुटेरे भारत में आएंगे किस रास्ते से आएंगे? इसी रास्ते से। और इसी रास्ते को कहते हैं रेशम मार्ग, अंग्रेजी में सिल्क रूट। ठीक। तो आर्य भारत में आए। देखिए, अब देखिए, आर्य जब भारत में आए तो क्या हुआ? मैंने बताया कि इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता था, इस रास्ते से आर्य भारत में आए। ये समझ में आ गया ना इतना? चलिए, क्यों आए? तो चारागाह की तलाश में आए। किसकी तलाश में? देखिए, चारागाह की तलाश में क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि मध्य एशिया में नदियों की कमी है। तो जहां नदियां नहीं होंगी वहां का जमीन बंजर होता है, बारिश नहीं होती है, तो फसल का उत्पादन नहीं। इसलिए ये लोग पशुओं के चारागाह की तलाश में, चारागाह मतलब पशुओं के भोजन की तलाश में, ये लोग मध्य एशिया से। क्यों? क्योंकि ये लोग खानाबदोश जिंदगी जीते थे। कौन सी जिंदगी? खानाबदोश, एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरे जगह। जैसे कबीले के लोग जीते हैं। कौन से लोग जीते हैं? तो इनका जीवन कैसा था? कबीला। और ये गांव के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? ग्रामीण लोग थे। लेकिन अपने आप को समझते थे 30 मार खां। क्यों? क्योंकि इनके नाम का अर्थ होता है, ये अपने आप को समझते श्रेष्ठ हैं। जैसे कुएं के मेढक को लगता है कि दुनिया तो इतनी ही बड़ी है, ये आसमान दिख रहा है और इतनी ही बड़ी दुनिया है। इनको ये मालूम नहीं था कि हड़प्पा सभ्यता भी कोई है। इनको मालूम नहीं था कि नगर भी होता है, शहर भी होता है। तो अब ये लोग भारत में आए तो हमने पढ़ा कि यहां पर एक नदी बहती, यहां से एक नदी शुरू होती है, सिंधु। पढ़ा? कैलाश मानसरोवर से। इस सिंधु की कितनी सहायक नदियां हैं? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ठीक, इतनी नदियां हैं। अब इस इलाके में अगर ये लोग आएंगे तो हम सबको मालूम है कि 5 नदियों के बहने के कारण इस क्षेत्र को पंजाब कहते हैं। क्या कहते हैं? 5 नदियों के बहने के कारण क्या कहते हैं? पंजाब। अब भारत का सबसे उपजाऊ क्षेत्र भी सिंध और पंजाब है। तो मान लो, अपने आप को इमेजिन करो कि तुम आर्य हो, तुम ऐसे जगह रहते हो जहां अपना पेट नहीं भरता, जानवरों के पेट क्या भरेंगे? जहां नदियां नहीं है, पानी के लिए लोग तरसते हैं। जब इस इलाके में आए तो सबसे उपजाऊ क्षेत्र, जहां देखो वहां पानी ही पानी है, नदियां ही नदियां हैं,
ये तो बड़ी नदियां हैं, इसके अलावा हजारों छोटी नदियां भी बहती हैं। और फसल ही फसल, हरियाली ही हरियाली है। तो ऐसे क्षेत्र को देखकर, ऐसे जगह को देखकर आपको तो लगेगा ना कि जन्नत यही है। नहीं, तो आप यहां आ गए, आपको मजा आया। फिर आपने देखा कि आपकी मुलाकात कुछ लोगों से हुई। लेकिन उससे पहले कि मैं मुलाकात बताऊं, पहले आर्यों का स्वरूप समझ लो। ये बहुत लंबे चौड़े होते थे। मध्य एशिया के लोग क्या होते हैं, 6 साढ़े 6 फीट के लंबे चौड़े होते हैं। और हड़प्पा सभ्यता पढ़ते समय मैंने बताया आपको कि मध्य एशिया के लोग क्या इस्तेमाल करते थे, घोड़ा। क्या इस्तेमाल करते थे? क्योंकि दुनिया में सबसे अच्छे नस्ल के घोड़े मध्य एशिया में ही मिलते हैं, सबसे अच्छे नस्ल के घोड़े। तो 6-7 फुट का आदमी 6 फुट के घोड़े पर बैठा है। और कबीले लोगों की, इसको चेंज करो। हाँ। कबीले लोगों की, अब मान लो कि तुम कभी कबीले लोगों को देखे हो? नहीं देखे हो। राजस्थान के लोग आते हैं ऊंट चराने, भेड़ चराने, देखे हो गांव में? तो अगली बार जब जाओगे तो थोड़ा उनके नजदीक जाके उनको समझने का प्रयास करना। जहां उनकी भाषा कैसी होती है, जहां के वो हैं, क्या उन्होंने अपना भाषा चेंज करते हैं? रहन सहन, पहनावा, क्यों नहीं चेंज करते हैं? क्योंकि वो तो खाना बदोश जिंदगी जीते हैं। कितने जगह की भाषा अपनाएंगे, आज यहां कल वहां परसों वहां। इसलिए अब वो अपना मूल स्वभाव नहीं छोड़ते। तो क्या होगा, एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे तो लड़ाई का भी खतरा रहेगा, झगड़े का भी खतरा रहेगा ना। तो लड़ाई झगड़ा करने में आप उस्ताद हो जाएंगे, माहिर हो जाएंगे। तो लड़ाई झगड़ा आप करते हैं तो 7 फीट का आदमी 6 फीट के घोड़े पर बैठा हुआ, हाथ में भाला लिए हुए, लड़ाई करने की मुद्रा में, कहां आता है? भारत। हड़प्पा सभ्यता के लोग मिलते हैं जो 5-5.5 फुट के हैं, काले हैं, और ये गोरे थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग लड़ाई करते थे, हथियार था। तो तुम मान लो कि हड़प्पा सभ्यता के लोग हो, मैं मान लो कि आर्य हूं, जो 7 फुट का है, 6 फुट के घोड़े बैठा है, हाथ में हथियार है। तो ऐसे आदमी को देखकर क्या होगा? हड़प्पा के लोग डर गए। लेकिन डर के आगे क्या है? नहीं रे, डर के आगे है गुलामी। वो तो सलमान खान के लिए है, जीत तो सलमान खान को मिलेगा, है ना। तुम्हारे हमारे जैसे लोग क्या करते हैं? गुलामी। तो ऐसे लोगों को देख के डर गए। आर्यों ने बड़ी आसानी से हड़प्पा के लोगों को गुलाम बना लिया। तो अब देखो, हड़प्पा के लोग आए इंडिया में, आर्य आए इंडिया में, हड़प्पा के लोगों को गुलाम बना लिया। इतने अच्छे जगह पे उनको रहने का जगह मिल गया। फिर वो शहर के अंदर गए। जब शहर के अंदर गए तो उनको तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसा, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें, इतना व्यवस्थित नगर नियोजन, उनको लगा कि ये इंसानों के बस का चीज। अब मान लो कि तुम्हारे जैसे लड़का को, या गांव के किसी
कम जानकार आदमी को बुर्ज खलीफा के पास खड़ा कर दो, वो तो इसे देखेगा, कहां स्वर्ग तक गया है का। फिर वो सोचेगा यार उतना ऊपर सीमेंट कैसे चढ़ा होगा। है? अच्छा सीमेंट तो ठीक है, पेंट कैसे किया होगा ऊपर, नहीं सोचेगा। फिर वो गिनेगा कि एक मंजिल दो मंजिल गिनते गिनते फिर बीच में भूल जाएगा, तो वैसा होगा। तो आर्यों की स्थिति भी वैसी थी। तो उस गांव के आदमी को लगेगा कि ये इंसान के बस का। आजकल तो सुन रहे हैं कि बुर्ज खलीफा के बगल में उससे भी, हाँ हमको लगता है कि दुबई वाले स्वर्ग तक पहुंच ही जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि आर्यों को लगा कि यहां इंसान नहीं रहता है, यहां कौन रहता था, ईश्वर। इनका जो ईश्वर है वो रहता था, अब उसका ट्रांसफर हो गया, तो वो चला गया कहीं और उस समय एक बहुत प्रसिद्ध ईश्वर हुआ करते थे जिसका नाम था, इनको पुरंदर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुरंदर का मतलब होता है पानी और युद्ध का देवता। पानी और युद्ध का देवता, ठीक है। तो अगर इंद्र पानी के देवता हैं और तुम आर्य हो, तो तुम्हारे लिए ये क्या है? बेईमान देवता। मतलब बिहार को दो भागों में बांटती है गंगा, उत्तर बिहार और दक्षिण। उत्तर बिहार बाढ़ प्रभावित है और दक्षिण बिहार, तो मान लीजिए कि एक जगह इतना पानी है कि बाढ़ से लोग मर जाते हैं, एक जगह पानी ही नहीं है जहां लोग प्यास से मर जाते हैं। तो पानी के जो देवता हैं वो बेईमान हुए कि नहीं? इसीलिए इंद्र से आर्य नफरत करते थे। तो इनको लगा कि ये यहां इंद्र रहता था, तो इसने इन लोगों ने क्या किया, सारे नगर तोड़ दिए, जितने भी तालाब स्नानागार जो बना हुआ था सब तोड़ दिया। लेकिन तोड़ के किस लिए तोड़ा? क्योंकि इन्होंने निर्णय कर लिया था कि अब हम यहीं पर रहेंगे, वापस नहीं। कौन जाना चाहेगा? इतना बढ़िया जगह छोड़ के कोई जाना चाहेगा? तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक कॉन्सेप्ट समझाया कि कबीले जो लोग होते हैं कभी भी अपने मूल स्वभाव को नहीं छोड़ते। तो इनका स्वभाव क्या है? गांव के हैं, कबीले लोग हैं। तो ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे कि इस क्षेत्र में अपना छोटे छोटे कबीले के रूप में रहना शुरू करेंगे, छोटा छोटा कबीला बनाएंगे। हड़प्पा सभ्यता को नष्ट करके छोटे छोटे कबीले बनाकर रहना शुरू करेंगे, क्योंकि रहने के लिए तो सब कुछ मिल गया इनको, पानी है, लकड़ी है, गुलाम भी मिल गए। रहना शुरू कर दिए, रहना शुरू किए। ये कहानी शुरू होती है कि जब ये रहना शुरू किए तब एक सभ्यता का निर्माण हो गया, एक नई सभ्यता आ गई जिसको हम लोग कहते हैं वैदिक सभ्यता, जो आर्यों और हड़प्पा के लोगों से मिलकर बना। आर्यों और धीरे 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 मनुष्य जब जानवर के साथ रहता है तो उसको भी उससे मोहब्बत हो जाती है। यहां तो ये इंसान के साथ रह रहे थे, देखते नहीं हो कुछ लोग अपने कुत्ते से इतना मोहब्बत करते हैं कि कुत्ते को तुम कुत्ता बोल दो तो मार देगा। अब कुत्ते का नाम रखते हैं टाइगर। मतलब कभी कभी मेरा एक मित्र था, उसके कुत्ते का नाम था टाइगर।
हमें तुम्हारे जैसा घटिया आदमी नहीं है, किसी का नाम क्यों बिगाड़ रहे हो? अरे कुत्ते का नाम कुत्ता रखो भाई, टाइगर का नाम टाइगर है। मैंने कैसा लगेगा कुत्ते का नाम टाइगर, टाइगर का नाम कुत्ता? तो उस इसीलिए जानवर अब आर्य लोग क्या हड़प्पा के लोगों के साथ मिलकर रहते थे, लेकिन रखते थे गुलाम की तरह। समय बीता, एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, चार पीढ़ी, 200 साल निकल गया। तो 1700 से लेकर हम लोग पहुंच गए 1500 तक, 1500 ईसा पूर्व तक। जब 1500 ईसा पूर्व तक पहुंचे, तब इनकी ज्यादातर महिलाएं भारत आने में सक्षम नहीं थी। बहुत लंबा रास्ता था इंडिया आने का, या महिलाएं पहले ही रास्ते में मर जाती थी, पीछे छूट जाती थी। धीरे धीरे इनको महसूस हुआ कि सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय लोगों से शादी विवाह करना पड़ेगा, करना पड़ा, और फिर मिलजुल के रहने लगे। धीरे धीरे जो दोनों लोग मिश्रित हुए, तो उसी मिश्रित प्रजाति के उदाहरण हम लोग हैं जो यहां बैठे। इसीलिए दक्षिण भारत के लोग, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का जब पतन हुआ, तो कुछ लोग, ज्यादातर लोग कहां चले गए थे? दक्षिण। तो दक्षिण भारत के लोग कहते हैं कि वी आर द रियल इंडियंस, ऐसा वो लोग कहते हैं। लेकिन उनको पता नहीं कि बाद में तो सब मिश्रित हो गया, और दक्षिण में भी लोग गोरे लोग होने लगे, जैसे हेमा मालिनी, माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या राय, ये सब कहां की है? दक्षिण की है। समझ रहे हैं मेरी बात? देखते हैं ना कितनी गोरी गोरी है। हाँ, साउथ की हीरोइन देखते ही हैं। तो साउथ में भी लोग मिश्रित हो गए, तो अब भारत का कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है। तो बेसिकली हम लोगों के ये गोरेपन का जो राज है, वो इसी कहानी में छिपा है, ना कि फेयर एंड लवली में, है ना? तो चाहे गोरा हो या काला हो, हम सब क्या हैं? आर्यों के मिश्रित प्रजाति हैं। तो अब एक नई सभ्यता की शुरुआत हो गई, किसकी? वैदिक। आपसे प्रश्न पूछेगा कि आर्य शब्द का अर्थ क्या है? आर्य कहां के रहने वाले थे? भारत क्या करने आए? चारागाह की? क्या आर्य युद्ध करते थे? हाँ, करते थे। क्या आर्य घोड़ा पालते थे? पालते थे। आर्यों ने भारत में कौन सी सभ्यता शुरू की? वैदिक। ये सब प्रश्न पहले पूछा गया है किसी न किसी परीक्षा में, और आपसे आगे भी पूछा जा सकता है। याद रहेगा? पक्का? तो अब देखिए, वैदिक सभ्यता, इसका जो समय है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक है। इस सभ्यता में, इस सभ्यता को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है: ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल का जो समय है वो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक है, और इसका 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व। ठीक। वैदिक काल को दो भागों में हमने बांट दिया: ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का समय 1500 से 1000, उत्तर वैदिक काल का समय। तो जैसा कि ये नाम आपको दिख रहा है, इस नाम का रखने के पीछे कारण है कि इसके नाम इसी इसी समय में ऋग्वेद की रचना हुई थी। तो हम सबको मालूम है कि हमारे पास क्या है, कितने हैं?
सामवेद, अथर्ववेद। अब इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आप एक बात दिमाग में रखना कि कई बार आपको लगेगा कि सर नास्तिक है, पर नास्तिक हम नहीं हैं। हम भी ईश्वर को मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन आपको ऐसा महसूस होगा कुछ ही देर में। तो ये बिल्कुल नहीं समझना है, क्योंकि इतिहास विषय है और सच्चाई से हमको आपको अवगत कराना है, तो बताना तो पड़ेगा। तो 4 वेद हैं हमारे पास। सबसे पहला सवाल, वेदों की रचना क्यों हुई और किसके लिए हुई? देखो, ये कौन है? ईश्वर है। कौन है? क्योंकि ईश्वर तो निराकार है। अच्छा नहीं लग रहा है? और बना दें? हाँ हाँ, और बना दें? हाँ ठीक है। तो तुम सब लोग ईश्वर की पूजा करते हो, ईश्वर की पूजा करते हो, क्यों करते हो? तुम लोग करती होगी ज्यादा पूजा? नहीं करती है पूजा? नास्तिक है? तुम में से कौन पूजा नहीं करती है? कहीं करती है? तुम बताओ जी, काहे पूजा करती है तुम भगवान का? हाँ? अरे खुल के बोलो। बीपीएससी की तैयारी कर रही है, बोलने में शर्मा रही है। ईश्वर की पूजा क्यों करती है? इसी तरीके से कुछ काम थोड़ी किया जाता है, उद्देश्य होगा। तुम करता है? क्यों करता है? बैठ के बोलो। हाँ हाँ? शांति, प्रसन्नता और धैर्य, इतना चीज के लिए पूजा करते हैं। इस सब में से तुम किसी के लिए पूजा नहीं करते हो। सच्चाई ये है कि तुमको ईश्वर से कुछ चाहिए। क्या? जब कुछ चाहिए होता है, बीपीएससी का पीटी का रिजल्ट आने वाला है, हे भगवान पास करा दीजिए, तो 5 किलो लड्डू चढ़ाएंगे हैं? तो अगला जाएगा तो कहेगा कि हे भगवान पास कराइए, हमको 7 किलो चढ़ाएंगे। देख रहे हो, वहां भी कंपटीशन है। तो बेसिकली अर्थ ये हुआ कि ईश्वर की तुम पूजा इसलिए करते हो क्योंकि तुम ईश्वर को खुश करना चाहते हो। सॉरी, क्या करना चाहते हो? हाँ, खुश करना चाहते हो, इसलिए तुम ईश्वर की, उससे तुमको कुछ चाहिए। ये तो पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल है तुम्ही से, कैसे करता है? इसका कहीं डिप्लोमा लिया है? मान लीजिए कि इतना सारा विधि है, तो डिप्लोमा उप्लोमा कुछ लिए होते हैं? नहीं लिए हो, कैसे सीखे हो? तुम मंदिर से नहीं सीखा है, तुम घर में मम्मी पापा से सीखा है। तुम्हारे जैसा लड़का तो मंदिर साल भर में एक बार जाता है, महाशिवरात्रि के दिन, शंकर के लिए नहीं, पार्वती के लिए।
नहीं, हम बहुत सारे बच्चों को देखते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन सारे युवा चले जाते मंदिर। शंकर भगवान उधर है, उससे कोई मतलब नहीं है, हम किधर हैं। हाँ, 16 सोमवारी का व्रत करती हैं लड़कियां कि पति शंकर भगवान जैसा मिलेगा, गजेरी। तो शंकर भगवान तो गांजा इसलिए पीते हैं, उनको मेडिटेशन करना है, उनको ध्यान लगाना है। तुम्हारा पति इसलिए करता है क्योंकि वो चरसी है, तुमने तो मन्नत में मांग लिया है उसको कि हे भगवान आप ही के जैसा पति चाहिए, तो वो मेडिटेशन करे ना करे गांजा पीने लगता है। तो ईश्वर की पूजा जो आप करते हैं वो अपने माता पिता से सीखते हैं। माता पिता कैसे सीखते हैं? वो अपने माता पिता से सीखते हैं। अक्षत चढ़ाया जाता है, कब फूल चढ़ाया जाता है, पता सागर क्या कर रहा है। तो एक ईश्वर की पूजा करने के लिए सबसे पहले बनाया गया मंत्र, जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुके वंदना मृत्यु मोक्षी महामृता। तो ये क्या है? शंकर भगवान का महामृत्युंजय मंत्र है। लेकिन ये कैसे पता चला कि कौन शंकर का है, कौन दुर्गा का है? इसके लिए बताना पड़ेगा सामने वाले को। अच्छा, तो ईश्वर को खुश करने के लिए हमने पहले क्या लिख दिया? मंत्र। लेकिन किस ईश्वर की पूजा कैसे करनी है, इसके लिए हमने लिखा क्या? विधि। क्या लिखा? विधि। किसमें? यजुर्वेद में। तो ईश्वर को खुश करने के लिए हमने पूजा किया, पूजा के लिए मंत्र बनाए, मंत्र बनाकर क्या बना दिया कि किसकी कैसे पूजा करनी है, विधि बना दिया। अब विधि भी बन गया, लेकिन अगर गायत्री मंत्र को हनी सिंह के स्टाइल में गाओगे तो कैसा लगेगा? बेसुरे तरीके से गाओगे। शाम को मंदिर में जाते हैं, आरती होती है, कितना सुंदर लगता है। क्यों? क्योंकि वो सुर में गाया जाता है। आप बेसुरे तरीके से गाएंगे तो तुमको अच्छा लगेगा? तो तुमको नहीं लगेगा तो ईश्वर को अच्छा लगेगा? नहीं। इसीलिए क्या बनाएंगे? हाँ, तीसरे में बनाएंगे सुर, संगीत। किसमें बनाएंगे? तो एक ईश्वर को खुश करने के लिए पूजा किया, पूजा करने के लिए मंत्र बनाया, मंत्र के बाद हमने विधि बनाया, सुर संगीत भी बना दिया। लेकिन इंसान तो ऐसा जीव है कि जिसको कहते हैं लात का भूत। हाँ, इंसान की प्रवृत्ति है, हम सब लोग हैं, जब तक हम डरेंगे नहीं कुछ करेंगे नहीं। देखते हो तुम लोग बीपीएससी की तैयारी करने आए, बीच बीच में बताना पड़ता है कि डीएसपी बनना है, डिप्टी कलेक्टर बनना है, इतना पैसा नौकरी में मिलेगा और उससे 5 गुना भ्रष्टाचार से कमाएगा। तब तुमको लगता है कि बहुत पैसा है, पढ़ना चाहिए। इंसान ऐसा ही जीव है, उसको आपने क्या नियम बनाया उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तब तक जब तक कि वो डरेगा नहीं। रात में 2 बजे जा रहे हैं, शमशान घाट के पास झाड़ी में सफेद कपड़ा दिखा, हनुमान चालीसा अपने आप याद आ जाए। और वही पूछा जाए कि लास्ट टाइम हनुमान चालीसा कब पढ़े थे? बोले याद नहीं सर कब पढ़े। समझ रहे? परीक्षा आ जाए तो भगवान याद आए। तो जब आदमी पर विपत्ति पड़ती है, मुसीबत आता है, तब ईश्वर को याद करता है। यानी कि आदमी साधारण जब सुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। तो दुख में तो सब सुमिरन करेंगे, सुख में कोई नहीं करता है। इसीलिए चौथे वेद में वो डराने वाली चीजों को बनाया गया, तंत्र मंत्र।
भूत प्रेत, काला जादू, भूत प्रेत समझते, और इसमें डायन भी है, चुड़ैल, डंकिनी, पिशाचिनी भी है। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ भूत प्रेत है। हाँ, चुड़ैल भी है, मतलब फीमेल मेल दोनों है। भूत प्रेत, अच्छा भूत प्रेत सुने हो, शब्द सुने हो? क्या अंतर होता है दोनों में? ये तो कभी सोचे ही नहीं सर कि भूत और प्रेत में क्या अंतर होता है। चलो अगली बार गांव में जाकर लोगों से पूछना कि भूत और प्रेत में क्या अंतर होता है, तंत्र और मंत्र में क्या फर्क होता है। काला जादू है, जिसे महिलाओं में होता है चुड़ैल, टंकिनी, पिशाचिनी, क्या अंतर होता है इन सब में? गांव में जाओगे तो हर व्यक्ति के पास भूत की कहानी है, और गांव के हर कोने पर पुराना पुराना जितना पेड़ है सब पे भूत रहता है। तो पंचायत वेब सीरीज देखिए हो ना, पंचायत वेब सीरीज में देखिए हो ना, पहले वाला जब पार्ट है उसमें कहानी इतना इतना बकवास गांव में सुनाता है सब। कल ही रात में गए थे, हमारे पीछे पड़ गया था, खैनी मांग रहा था। अरे तुम्हारे पीछे पड़ेगा तो इतना सा खैनी मिलेगा, दुकानदार के पास जाएगा तो इतना खैनी मिलेगा, तो तुम्हारे पास क्यों आएगा? वो दुकान में जाएगा। साइंस का एक कॉन्सेप्ट है, साइंस का, हालांकि इतना ज्यादा आपको नहीं जानना चाहिए लेकिन जान लो कि साइंस का एक कॉन्सेप्ट है कि जिस जगह पे आप बैठे हैं, जहां हम लोग अभी बैठे हैं, अभी यहां सैकड़ों आदमी का कब्र है, आपको मालूम है? जब से इस पृथ्वी का निर्माण हुआ है, मतलब एक आदमी जितना दूर में सोता है, साइंस कहता है, वहां 10 आदमी का कब्र होता है। तो सोच के देखिए कि आपको लगता है ये पूरी दुनिया स्मशान घाट है, ये पूरी दुनिया स्मशान घाट है। कभी जिस शहर में शमशान हुआ करता था, आज वहां इमारतें हैं। यहां बगल में अशोक राजपथ में सड़क बन रहा है, पुल बन रहा है, खुदाई हुआ तो 7-8 फीट खुदाई हुआ तो 4-5 परत मिल गया रोड का, और प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल के रोड मिले। यहीं कुमरार में मौर्य साम्राज्य हुआ करता था, और यहीं अशोक इसी महेंद्रू घाट पर जाता था। अशोक का जो भतीजा था महेंद्र, उसी के नाम पर, हाँ, ये अशोक राजपथ था, ये भी पहले सड़क था। तो जिस जहां आप हैं वहां न जाने धरती में क्या का दफन है। तो ये मत समझिए कि जो पेड़ पे रहता है वही भूत है। अगर भूत पेड़ पे रहता है तो आप भी भूत से कम नहीं, आप तो शमशान घाट में रहते हैं। आप तो वही शमशान घाट देख रहे हैं कि गांव में एक शमशान घाट है या बनारस का घाट है, यही सब देख रहे हैं। लेकिन इससे पहले क्या होता था, हमारा मनुष्य का जो जन्म हुआ वो करोड़ों साल पहले का है, लाखों साल पहले का, तब से ये चला आ रहा है। तो कहां कौन मरा, कितना लोग दफन हुआ, कोई गारंटी? तो चारों वेदों का निर्माण क्यों हुआ, ये समझ में आया है? तो मंत्रों की रचना कहां, किस के वेद में है? किस वेद में पूजा पाठ की विधि है? और सुर संगीत किस में है? और तंत्र मंत्र किस में है? यहां तक समझ में आया? अभी समय है हमारे पास ना, कितना समय, कितने बजे तक लाए? हमारे हिसाब मतलब क्या, और भी क्लासेज है, 5 बजे मेरी और क्लास है। यहां तक समझ में आ गया ना? तो अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे
पहला वेद ऋग्वेद। देखिए, ऋग्वेद को एक पुस्तक मान लीजिए। ये क्या है? एक पुस्तक है। एक पुस्तक में क्या होता है? पहले चैप्टर बने होते हैं, इकाई। मान लीजिए कि एक पुस्तक है जिसमें 10 चैप्टर है। उस चैप्टर को कहा क्या जाता है? मंडल। उसी पुस्तक में 1028 पेज है। 1028 क्या है? पेज है, जिसको सूक्त कहते हैं। और उसमें 10,462 मंत्र लिखा गया है। एक पुस्तक है जिसमें 10 मंडल है, 1028 पेज है और 10,462 मंत्र लिखा गया। उस पुस्तक को क्या कहा हमने? ऋग्वेद। ठीक। अब इसके मंडल से प्रश्न पूछेगा कि कौन सा मंडल सबसे पुराना है। तो सबसे पुराना मंडल है दूसरा और 7वां। तो पूछेगा कि सबसे पुराना बताए हैं तो नया भी बताइए। सबसे नया मंडल है पहला और 10वां। कायदे में सबसे पुराना कौन सा होना चाहिए, लेकिन है उल्टा। तो प्रश्न तो पूछेगा, है? फिर प्रश्न पूछेगा ऋग्वेद के कौन से मंडल में गायत्री मंत्र लिखा गया है। क्या लिखा गया है तीसरे में? और गायत्री मंत्र की रचना किया था विश्वामित्र ने। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। अब ये जो गायत्री मंत्र है, यानी कि तीसरे मंडल की भी रचना अगर पूछ दिया तो आंसर क्या होगा? विश्वामित्र। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा मंडल सोम देवता को है। तो 9वां मंडल किसके लिए है? सोमदेव के लिए, है ना? सोमरस। फिर क्वेश्चन पूछेगा कौन से मंडल में वर्ण व्यवस्था है। तो 10वें मंडल में क्या है? वर्ण व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था है। अब जो वर्ण व्यवस्था है वो 14वें मंडल के पुरुष सूक्त में है। कौन से सूक्त में? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। तो देखिए, वर्ण है 4। 4 का कॉम्बिनेशन ज्यादा मिलेगा। सबसे पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 वर्ण हैं। इन चारों वर्णों की तुलना ये कौन है? नहीं, इस बार मनुष्य है। इस बार कौन है? मनुष्य है। मुस्कुराता हुआ मनुष्य नहीं, सॉरी, है ना? ये मनुष्य है। अब इस मनुष्य के जो मुख है वो क्या है? भुजा, जंघा और पैर। तो कायदे से सबसे बड़ा कौन हुआ और सबसे छोटा? आज के बाद ये भूल जाओ। इसमें ना तो कोई बड़ा है ना ही कोई। अगर लॉजिकली देखोगे तो शरीर को खड़ा करने में सबसे बड़ा योगदान किसका है? मुंह का कि पैर का? तो तुम्हारे हिसाब से तो पैर होना चाहिए। लेकिन ना तो यहां कोई बड़ा है ना ही यहां कोई छोटा है, क्योंकि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में जो वर्ण व्यवस्था है वो वर्ण व्यवस्था का जो आधार है, इसका जो आधार है वो कर्म है। क्या है? कर्म है।
जो जैसा कर्म करेगा वैसा उसका वर्ण होगा। जो जैसा कर्म करेगा वैसा उसका वर्ण होगा। मतलब कि जो पूजा पाठ का काम करेगा, पढ़ाने लिखाने का काम करेगा, वो क्या होगा? जो शस्त्र चलाएगा, लोगों की रक्षा करेगा, वो कौन होगा? जो शस्त्र चलाएगा, जो लोगों की रक्षा करेगा, वो कौन होगा? क्षत्रिय। जो व्यापार करेगा, कृषि करेगा, वो कौन होगा? और जो सबकी सहायता करेगा, शूद्र। उदाहरण लिखा गया ऋग्वेद में 10वें मंडल में, उदाहरण लिखा गया इसका कि एक ही परिवार में कई वर्ण के लोग रह सकते हैं। क्या उदाहरण लिखा गया? उदाहरण में लिखा गया कि एक परिवार का पिता है। जैसे मान लो कि मैं परिवार का पिता हूं, तो मैं अगर पिता हूं तो मैं क्या हूं? ब्राह्मण हूं। क्यों? क्योंकि मैं पूजा पाठ का काम करता हूं, पढ़ाने लिखाने का काम करता हूं, तो क्या हूं? ब्राह्मण। मेरी पत्नी चक्की चलाती है, व्यापार करती है, तो क्या होगी? और मेरा बेटा तलवारबाजी तीरंदाजी करता है, क्षत्रिय। और मेरी बेटी हम तीनों की सहायता करती है, तो परिवार में कोई छोटा बड़ा होता है क्या? नहीं होता है। ये उदाहरण देकर समझाया गया किसमें? ऋग्वेद में। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते, उत्तर वैदिक ऋग्वेदिक काल की कहानी है, उत्तर वैदिक काल आते आते इस कर्म के स्थान पर हो जाएगा जन्म। ब्राह्मणों ने पूरा समाज की व्यवस्था बिगाड़ दिया, और बिगाड़ के क्या किया कि कर्म के स्थान पे क्या होगा? जन्म। कि ब्राह्मण का बेटा, जैसे मान लो कि एक परिवार है जिसमें ब्राह्मण है, जैसे मान लो कि मैं ब्राह्मण हूं, तो ब्राह्मण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जिसे ब्रह्म का ज्ञान हो, यानी पढ़ने लिखने का काम करता, वो क्या है? ब्राह्मण है। अब मान लो कि मेरा बेटा नालायक हो गया। क्या हो गया? तो उसका विवाह किससे होगा? नालायिका से। बच्चे कैसे होंगे? महानालायक होंगे कि नहीं? तो मान लो कि मैं ब्राह्मण और मेरे परिवार में महानालायकों का परिवार हो गया, ये मैं चाहूंगा? तो मैं एक दिन सुबह उठूंगा, उठ के लोगों को इकट्ठा करूंगा और कहूंगा कि देखो, कल रात सपने में शंकर भगवान आए थे, उनके पास एक त्रिशूल था और एक सांप भी था जिंदा, और उन्होंने हमसे कहा कि ये जो वर्ण व्यवस्था का तुम आधार कर्म बनाए हो, ये कर्म ठीक नहीं है, इसका आधार क्या होना चाहिए? यानी ब्राह्मण का बेटा चाहे कुछ भी करे, क्या होगा? ब्राह्मण होगा। तो उसका विवाह भी कहां होगा? ब्राह्मण से होगा। तो इसलिए यहां से शुरू हुआ जाति व्यवस्था। कुछ कम पढ़े लिखे लोगों का मानना है कि भारत में जाति व्यवस्था की जो शुरुआत है वो ऋग्वैदिक काल से शुरू हुई, जब ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण को जोड़ा गया। लेकिन उन व्यक्ति को यह मालूम नहीं है कि उसी वर्ण की व्यवस्था के साथ उदाहरण भी लिखा गया कि एक ही परिवार में कई वर्ण के लोग रह सकते हैं। यानी वर्ण का आधार क्या होगा? कर्म होगा। ये तो बाद के समय में इसकी व्यवस्था में परिवर्तन हुआ। तो वर्ण का आधार क्या हो गया? जन्म हो गया। अब समझ में आया? तो वर्ण व्यवस्था और कर्म व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था का दो आधार, पहले क्या था? कर्म, बाद में जन्म। याद रहेगा? पक्का? ये बात याद रखिएगा कि कोई व्यक्ति बड़ा या छोटा नहीं। समझ गए? यहां तक समझ में आया? 5 बज गया।
और पढ़ना है? अब नहीं पढ़ना है, अब घर जाइए। और क्लास है? अब यहां तक याद रखिएगा, इसके आगे अगले एपिसोड में। आज का एपिसोड